हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि जो भी NIS बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं एंड जिनका भी सब्जेक्ट जियोग्राफी यानी भूगोल का है, उन सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि जो भी सिलेबस एग्ज़ाम में आते हैं मैं वही चैप्टर्स आपको कवर करवाती हूँ। तो आज मैं मॉड्यूल 4 कंप्लीट करवाऊँगी, वायुमंडल की गतिशीलता। इसमें 2 चैप्टर्स इंक्लूड है, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9। तो आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब और पवनें। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7, वायुमंडलीय दाब और पवनें। वायुमंडलीय दाब को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर यानी हमारे चारों ओर एक गैसों का एक आवरण होता है जो हवा, जल वाष्प और धूल के कणों का एक मिश्रण होता है। अब आप सोचेंगे कि इस चैप्टर में आखिरकार हमें पढ़ना क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे हो गया वायुमंडल के दाब तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक हो गए। ठीक है, दाब पेटियाँ हो गई और ग्रही हो गए और स्थानीय पवनें। ये कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं एंड यही पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर। तो बच्चों, वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? पृथ्वी के वायुमंडल में किसी स्थान की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल होता है। ओके, इस वायुमंडलीय दबाव को हम आज इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, ये आपका पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, वायुदाब पेटियाँ। ये वायुदाब पेटियाँ क्या होती हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है? तो इसमें मेन टॉपिक आपके 2 हैं। फर्स्ट तो हमें ये जानना है पहले कि अधिक भार वाली वायु का अर्थ क्या होता है। तो अधिक भार वाली वायु वह होती हैं जिसमें गैसें, जलवाष्प और धूल के कणों का एक सम्मिलित इकट्ठा रूप में पाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कम भार वाली वायु का अर्थ क्या होता है। तो इसका अपोजिट मान लीजिए, कम वायुदाब वाली हवा के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका भार क्या होता है, कम होता है। हवा के इस भार को वायु का दाब या फिर वायुमंडलीय दाब कहते हैं। समझ में आया? अब इसको क्या कहते हैं हम? वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। हवा के अणुओं का द्रव्यमान जो होता है वायुमंडलीय दाब को परिभाषित करता है। पृथ्वी के सतह पर ये बल एक बल के रूप में कार्य करता है और इसे हम किसी भी सतह पर माप सकते हैं। पृथ्वी के सतह पर वायुमंडलीय एक स्थान से दूसरे स्थान पर और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। वायु दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब मापने वाली इकाई क्या होती है? मिलीबार MB होती है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सबसे अधिक होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है। समुद्र तल का मानक वायुमंडलीय दाब, ये आपको याद रखना है, 10⁻⁻² MB है। क्योंकि क्यों होता है ऐसा? समुद्र तल से ऊपर का वायुमंडल क्या होता है? मोटा होता है, इसलिए समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। अभी आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कैसे कैसे कि कहाँ की मोटाई अधिक होती है और कहाँ की मोटाई कम होती है और क्यों होती है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है उच्च दाब, सेकंड होता है कम दाब। पृथ्वी के सतह पर अधिक हवा वाले क्षेत्र को कम दाब वाले क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों, वातावरण में तापमान में अंतर क्या होता है? उच्च और निम्न दाब से होता है। इसका अर्थ ये है बच्चों, जैसे कि वातावरण है हमारा, जो इन्वायरमेंट है, इसमें तापमान में अगर अंतर आ रहा है तो वो किस कारण से आता है? उच्च और निम्न दाब से आता है। अब आपको शो करना हो अधिक दाब को आप कैसे शो करेंगे? तो H से हम शो करेंगे, कैपिटल H, एंड कम दाब के प्रतीक क्या है? L। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर 2 स्थानों के बीच, यानी एक स्थान यहाँ पे है और एक स्थान 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो उनके बीच का जो अंतर है, जैसे दबाव का, वायुमंडलीय दबाव का जो अंतर है उसको ही कहते हैं दाब प्रवणता। ठीक है, ये तापमानों के अंतरों का परिणाम होता है। अब जैसे कि बड़े क्षेत्रों में दाब कम है, कम दाब है, तो उसको बोलेंगे निम्न ढाल प्रवणता,
और जबकि समदाब रेखाओं का एक दूसरे के समीप होना, यहाँ यानी कि जहाँ तापमान अधिक है, ताप अधिक है, दाब अधिक है, वो उसे कहते हैं उच्च ढाल प्रवणता। ठीक है। वायु क्या है? एक संपीड़ित तरल पदार्थ है। क्या है? वायु एक संपीड़ित तरल पदार्थ है एंड गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक होता है। याद रहे बच्चों, जो धरती है हमारी, जो सतह है, धरती की सतह है, इस पर ग्रेविटी फोर्स क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, सबसे अधिक रहता है। और एंड ये ऊंचाई के साथ क्या होता है, घटता जाता है, कम होता जाता है। वायु गति दो प्रकार की होती है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। हवा का अभिसरण और अपसरण क्या होता है, क्षैतिज गति का ही एक उदाहरण है। ठीक है। गति दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज में क्या आता है, अभिसरण और अपसरण आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके। जब हवाएं एक दूसरे की ओर बहती हैं, यानी जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के साथ हो, ठीक है, आमने सामने, तो हवाओं का क्या होता है, अभिसरण हो जाता है। ठीक है। जैसे कि ये आपको फर्स्ट डायग्राम दिख रहा होगा, इसका एरो और इसका एरो एक दूसरे के सामने है। ठीक है। बट जो दूसरा डायग्राम है वो क्या है, अपोजिट है। दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट है। जब पृथ्वी की सतह हवाएं अपसारित होती हैं तो हवाओं का अवतलन होता है। अपसारित मतलब अलग अलग। ठीक है, अपोजिट एकदम। इसी को कहते हैं वायु की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गति। ओके, आई होप कि आपको समझ आया होगा बच्चे। या आपको डायग्राम नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आगे के पॉइंट्स। तो कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जहाँ पे तापमान अधिक होता है वहाँ का वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, कम होता है। इसलिए कहा गया है कि कम वायु दाब वाले क्षेत्रों में ऊष्मा, यानी तापमान बहुत अधिक है तो ऊष्मा की मात्रा भी क्या होगी, बहुत अधिक होगी, जिसकी वजह से संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो वो भाप बन के ऊपर जाती हैं, तापमान अधिक होने के कारण ऊष्मा बनती है और बादलों का निर्माण होता है, जिनसे अगर बादलों का निर्माण हुआ है तो फिर वो बरसेंगे भी जरूर, तो इसलिए उनसे वर्षा होती है। अब जहाँ पे उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में ऊष्मा की मात्रा कम होती है, क्योंकि वहाँ का तापमान क्या रहता है, कम रहता है, इसलिए ऊष्मा की मात्रा भी क्या होती है, कम होती है, जिस कारण मौसम शुष्क और आसमान साफ सुथरा होता है। उच्च वायु दाब प्रणाली में दिन में गर्मी और रात में ठंड होती है। किसमें? जहाँ का वायुमंडलीय दबाव उच्च होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सर हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, इसलिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना है एंड नोट डाउन भी कर सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगी कि टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए एंड बस रिविज़न करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह के ऊपर वायुमंडल द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया जाने वाला बल क्या होता है? इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दो समदाब रेखाओं के बीच अंतर दर्शाने वाले शब्दों को लिखिए। जो दो समदाब रेखाओं के बीच में अंतर दर्शाते हैं उनको कहा जाता है दाब प्रवणता। मैंने आपको पहले बताया था ना, दो क्षेत्रों के बीच में जो वायुमंडलीय दाब में अंतर दर्शाते हैं उनको दाब प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं आगे के जो इम्पोर्टेंट हैं, वायुमंडलीय को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? इसमें पहले तो पढ़ना है तुंगता, यानी तुंगता को कहा जाता है समुद्र तल से ऊंचाई। फिर सेकंड पॉइंट इसमें पढ़ना है हमें तापमान, एंड थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है पृथ्वी का घूर्णन, यानी पृथ्वी का चक्कर लगाना। ठीक है, ये सब किस में इंक्लूड है? ये सब पॉइंट वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जलवाष्प हो गया, ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए आपके वायुमंडलीय कारक के। ठीक है, तुंगता समुद्र तल से ऊंचाई, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, बढ़ती ऊंचाई के साथ
वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ये आपको बताया मैंने। जमीनी स्थान पर वायु दाब अधिक होता है, जबकि उच्च पर्वत के स्थान पर वायु दाब कम होता है, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण जहाँ बल है उधर सबसे अधिक होता है। वायु स्तंभ की ऊंचाई समुद्र तल से अधिक होती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। वायु स्तंभ की ऊंचाई जो होती है वो समुद्र तल से अधिक होती है। हवा अत्यधिक संपीड़ित होती है और विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। आपको पता है ना कि वायु जो होती है किन किन गैसों से मिलकर बनी होती है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइए। ओके, तो आगे बढ़ें। ऊपरी परतों के भार के कारण निचली परतों का घनत्व क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण निचली वायुमंडलीय दाब अधिक होता है। भारी गैसें और कण निचली परतों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जो भारी गैसें हैं और कण हैं जो भारी, वो क्या है, नीचे परतों पर पाए जाते हैं। और हल्की गैसें जो हैं वो क्या है, ऊपरी परतों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट यहाँ पे आपका एंड होता है। एंड सेकंड पॉइंट आपका आता है तापमान। अब ये कैसे दोनों कनेक्ट है, वायुमंडलीय दाब और तापमान में कैसे कनेक्शन है ये पढ़ेंगे हम। तो वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय तापमान के साथ नज़दीकी से जुड़ा होता है, यानी बहुत क्लोजनेस है इन दोनों के बीच में। वायुमंडल दाब में स्थानिक भिन्नता सीधे तापमान द्वारा नियंत्रित होती है। अब ये कैसे वायुमंडलीय दाब पर कैसे तापमान का इफेक्ट पड़ता है हम ये समझेंगे। तापमान और दाब के बीच विपरीत संबंध होता है, यानी तापमान अगर अधिक होगा तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। और अगर तापमान मतलब समझ जाइए कि अपोजिट है। जब उच्च तापमान के कारण हवा गर्म होती है तो इसके कण और अणु एक बड़े क्षेत्रों में फैल जाते हैं। जब तापमान इंक्रीज होता है बच्चों तो उसके कण जो होते हैं वो बड़े क्षेत्रों में फैल जाते हैं। ठीक है, जिससे हवा का दाब कम हो जाता है। और जब हवा ठंडा होता है तो ये सिकुड़ जाता है, यानी जो कण होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, और हवा के जो कण हैं वो छोटे से क्षेत्रों में फैल जाते हैं। हवा का दबाव बढ़ जाता है। ओके, एंड आगे पढ़ेंगे हम हवा का कम तापमान। ये एक डायग्राम द्वारा मैंने आपको समझाया है, इससे आपको इजी होगा। अगर आप ये देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हवा का कम तापमान होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा होता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ये आपको बना लेना है या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, आपने नोट डाउन कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं। ध्रुवों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बहुत कम होता है। क्यों तापमान कम होता है? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे होते हैं, जिसके कारण हवा का संकुचन होता है। हवा का क्या होता है? संकुचन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पर्वतीय और क्षेत्रों में तापमान बहुत कम होता है, इसलिए ध्रुवों पर उच्च दाब वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। भूमध्य रेखा के साथ और पृथ्वी की सतह के पास के कारण हवा का विस्तार होता है और कम दाब वाले क्षेत्रों का विकास होता है। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों। तापमान का टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वी के घूर्णन, यानी पृथ्वी का चक्कर लगाना। पढ़ते हैं इसमें आप। पृथ्वी का घूमना भी एक पृथ्वी के ऊपर दाब पेटियों पर बहुत प्रभाव डालता है, यानी दाब वायुमंडलीय दाब का और पृथ्वी के घूमने का क्या कनेक्शन है। पृथ्वी पर अपनी धुरी पर घूमने के कारण भूमध्य रेखा तो आपको पता होगा ना बच्चों क्या होता है।